आज की वीडियो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज है 10 फरवरी 2026। भारत और मलेशिया के बीच में बड़ी ट्रेड डील्स हुई हैं। उन ट्रेड डील्स को समझेंगे और जानेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सी वो खबर निकल के सामने आ गई है कि अब इस कंपनी पे नजर बना के रखनी है। दूसरा, भारत इलेक्ट्रॉनिक आज आपको गिरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन भारत इलेक्ट्रॉनिक को लेकर भी एक बड़ी शानदार खबर आई है। अभी वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। मजगांव डॉक शिप बिल्डर, लैंसर एंड टर्बो, सीजी पावर और भी कंपनीज हैं जिनके बारे में डिस्कस करूंगा, लेकिन ये मेजर कंपनीज हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम वो आर्टिकल चेकआउट करते हैं कि बेसिकली भारत के प्राइम मिनिस्टर और मलेशिया के ऑफिशियल्स ने मिलकर क्या फैसला किया है और ये फैसला क्यों इतना जरूरी है मार्केट के लिए। अल जजीरा की ऑफिशियल वेबसाइट पे हमें ये देखने को मिल रहा है। ये आर्टिकल 3 मिनट पहले ही पब्लिश किया गया है और इस आर्टिकल में आप क्लियरली देख सकते हैं ये फोटो, जहां एक तरफ भारत के प्राइम मिनिस्टर और दूसरी तरफ मलेशिया के ऑफिशियल्स एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर काम कर रहे हैं और इसका फोकस ट्रेड और डिफेंस दोनों पे रहने वाला है। मैं थोड़ा नीचे चल के आपको क्विक में इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं। अल जजीरा की इस आर्टिकल में बहुत क्लियरली लिखा है कि भारत और मलेशिया के बीच में नए और मजबूत रिश्ते बनने स्टार्ट हो गए हैं और कुछ ऐसी खबरें निकल के सामने आ गई जो आपको ऊपर से लेकर नीचे तक हिला कर रख देंगी। जैसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसको LCA बोलते हैं। मलेशिया काफी समय से अपने पुराने फाइटर जेट को रिप्लेस करने के लिए नए एयरक्राफ्ट ढूंढ रहा है और आज की मीटिंग के दौरान भारत ने बहुत क्लियर बोला कि हमारे पास LCA तेजस है, उसको मलेशिया के सामने एक मजबूत ऑप्शन की तरह रखा। वहीं दोनों देशों की जो आर्मी है, जो नेवी है, अब ज्यादा ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिलिंग करेंगी साउथ चाइना सी के अंदर और इंडियन ओशियन के अंदर, ताकि ये जो स्टेबिलिटी है बनी रहे। वहीं एक और बड़ा बदलाव ये है कि दोनों देश लोकल करेंसी यानी रुपीज और रिंगिट में ट्रेड करने को जोर दे रहे हैं। इसका फायदा ये होगा कि दोनों कंट्रीज को डॉलर के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा या काफी कम हो जाएगी निर्भरता। ये जो ट्रांजैक्शन है ये बहुत जल्दी और काफी सस्ता होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हम मलेशिया से पाम ऑयल खरीदते हैं, चिप्स खरीदते हैं और बदले में भारत मलेशिया को इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज, IT सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, मलेशिया दुनिया का एक बड़ा सेमीकंडक्टर हब है। भारत बहुत शिद्दत से चाहता है कि मलेशिया की कंपनीज भारत में आकर इन्वेस्ट करें, टेक्नोलॉजी शेयर करें, ताकि मेन इन इंडिया चिप का जो सपना है वो भी पूरा हो सके। वहीं ये भी अब हमको समझ में आ गया कि भाई HAL को लेकर बड़ी खबर क्या है। अगर मलेशिया LCA तेजस के ऑर्डर फाइनलाइज करता है तो ये HAL के लिए एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर होगा। इससे कंपनी में हमें एक तेजी देखने को मिलेगी और अगर लोकल करेंसी में चीजें ट्रेड हुई तो ये जो SBI बैंक ऑफ इंडिया है इसके शेयर्स में हमें तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि SBI ही इंटरनेशनल ट्रेड सेटल करता है। और अडानी विल्मर को कौन भूल सकता है। अडानी विल्मर जैसी कंपनीज जो कि पाम ऑयल इंपोर्ट करती हैं, उनका जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो भी इंप्रूव हो सकता है अगर दोनों कंट्रीज बोलती हैं कि हम अपनी अपनी करेंसी में ही ट्रेड करेंगे। हालांकि ये जो बातचीत है काफी पॉजिटिव चल रही है दोनों कंट्रीज के बीच में, लेकिन मलेशिया के जो रिश्ते हैं वो चाइना से भी काफी गहरे हैं। इसीलिए भारत को मलेशिया को अपनी तरफ खींचने के लिए बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग यानी सस्ते रेट पर वेपन्स और सर्विसेज देनी होंगी। अब आ जाते हैं गाइज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, और ये बात हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये बात हमें ध्यान में रखकर चलनी है, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं भारत और मलेशिया के बीच में जो ट्रेड हुए हैं 20 बिलियन डॉलर के करीब है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि जो पलड़ा है वो मलेशिया की तरफ भारी है। हमारा देश मलेशिया से महंगा पाम ऑयल खरीदता है, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदता है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट कराता है, जबकि हम मलेशिया को क्या एक्सपोर्ट करते हैं? हम मलेशिया को मीट एक्सपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। उनके मुकाबले हम काफी कम चीजें एक्सपोर्ट कर पाते हैं मलेशिया को। और जब तक ये गैप यानी ये जो ट्रेड डिफिसिट है ये कम नहीं होता, तब तक भारत की करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज पर प्रेशर बना ही रहेगा। और हमें पुरानी डील बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, पुरानी बातें हमें ध्यान रखकर चलनी है। जब भी मलेशिया और भारत के बीच में पॉलिटिकल टेंशन हुए हैं, जैसे आर्टिकल 370 लगा था या जब CAA चला था, उस टाइम मलेशिया ने पाम ऑयल को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की। और अगर ये डील फाइनलाइज होती है और आगे चल के किसी भी तरह की कोई डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम होती है, अनबन होती है, तो हमारी जो FMCG कंपनीज हैं जैसे HUL हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, अडानी विल्मर हो गया, इनके रॉ मटेरियल सप्लाईज में और प्राइस में दोनों में बुरा असर पड़ सकता है। वहीं गाइज मलेशिया, हम बहुत अच्छे से जानते हैं मलेशिया को। मलेशिया के लिए चाइना उनका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे BRI प्रोजेक्ट है उसमें चाइना का बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ है। और भारत का प्लान बहुत साफ है कि भारत चाहता है कि मलेशिया साउथ चाइना सी के अंदर जो चाइना की दादागिरी चल रही है उसके खिलाफ खड़ा हो। लेकिन मलेशिया कई सालों से न्यूट्रल ही रहा है, यानी शांत रास्ता ही चुनता है ताकि चाइना से कोई नाराजगी ना हो। और यही बात एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आगे चल के। भारत की जो डिफेंस डील होने वाली है तेजस फाइटर वाली, ये रुक भी सकती है,
क्योंकि यहाँ पर चाइना ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि मलेशिया मजबूत हो या मलेशिया के पास भारत का डिफेंस, क्योंकि मलेशिया अगर मजबूत होगा चाइना के लिए प्रॉब्लम होगी। तो ये जो डिप्लोमेटिक प्रेशर हमें आगे देखने को मिल सकता है, इसीलिए जब तक डील फाइनल नहीं हो जाती एचएएल में नजर बना के रखना बहुत जरूरी है। वहीं जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि भाई ये दोनों कंट्रीज आपस में क्या कर रही हैं, करेंसी में ट्रेड करेंगी, अपनी अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगी, डॉलर को कम करके या डॉलर को साइड में रख के। और ये बात सबको पता है, ये जो रिंगिट है जो मलेशिया की करेंसी है और जो रुपीज है इंडिया की करेंसी है, दोनों ही ग्लोबल मार्केट में बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। और अगर किसी भी कंट्री की करेंसी की वैल्यू तेजी से गिरती है तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को तो बड़ा नुकसान होगा। और ऐसे सेटलमेंट मैकेनिज्म को बनाने के लिए या स्मूथ चलाने के लिए काफी टेक्निकल, काफी फाइनेंशियल चैलेंज की आवश्यकता होगी और मुझे नहीं लगता दोनों कंट्री इस चीज को लेकर एग्री हो पाएंगे। वहीं गाइज ये बात भी ध्यान रखकर चलनी है कि ये तो समझ में आता है कि मल्टीपल आर्टिकल्स में हमें देखने को मिल रहा है कि भारत और मलेशिया के बीच में ट्रेड डील हो रही है, तेजस जेट को खरीदने की बातें हो गई हैं। लेकिन पिछले एचएएल के अपडेट में मैंने आपको एक बात बताई थी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक को लेकर एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि एचएएल खुद डिलीवरी में स्ट्रगल कर रहा है, कि अगर एचएएल अपने खुद के देसी ऑर्डर यानी आईएएफ टाइम पर डिलीवर नहीं कर पा रहा तो मलेशिया जैसे इंटरनेशनल कस्टमर को टाइम पर डिलीवरी करने का भरोसा क्या एचएएल दिला सकता है? ये बहुत मुश्किल होगा, मुझे ऐसा लगता है। और अगर इस बार एचएएल ने डिलीवरी लेट की, एक्सपोर्ट ऑर्डर लेट हुए, तो भारत की ग्लोबल इमेज पर भी बड़ा डेंट पड़ सकता है। तो गाइस सोल्यूशन यही है, मल्टीपल आर्टिकल्स में आपको ये अपडेट देखने को मिलेगी। जैसे मैंने अल जजारिया के आर्टिकल से आपको कुछ चीज़ें क्लियर की, यहाँ पर आप बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल में भी यही चीज़ देख सकते हैं। इंडिया और मलेशिया के बीच में जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं सेमीकंडक्टर और डिफेंस को लेकर, यहाँ पर इंडिया टुडे को लेकर भी ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। लेकिन हमें ये बात समझनी चाहिए कि इंडिया और मलेशिया के बीच में इतनी जल्दी चीज़ें सॉल्व नहीं होने वाली, और सॉल्यूशन यही निकलता है इंडिया और यूएस ट्रेड डील को लेकर जो फायदे हो रहे हैं उसको उस पर ध्यान दिया जाए। क्योंकि अभी के टाइम पे हमने बहुत क्लियरली देख लिया है, यूएस ने इंडियन गुड्स पर जो 50% का टैरिफ लगा रखा था उसको घटाकर 18% कर दिया है। ये डिफेंस के साथ साथ एक्सपोर्ट हैवी सेक्टर के लिए भी जैकपॉट है। तो इसीलिए उन कंपनीज के ऊपर ध्यान देना जरूरी है जो यूएस को एक्सपोर्ट करती हैं, जिसके अंदर डिफेंस के अंदर अगर बात करें तो भारत फोर्ज एक ऐसी कंपनी है जो यूएस को आर्टिलरीज और फ्रॉगिंग एक्सपोर्ट करती है। वही हमें ध्यान देना चाहिए लैंसर एंड टर्बो के ऊपर, क्योंकि ये जो कंपनी है ये इंजीनियरिंग के चलते हुए तेजी से बढ़ सकती है। जब से टैरिफ कट हुआ है इस कंपनी में आपको डायरेक्ट मार्जिन बूस्ट देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, सरकार अब 25% का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट है वो प्राइवेट कंपनीज की ओर सेटअप करने जा रही हैं। तो अपने पोर्टफोलियो में देखिए कि भाई आपके पास डिफेंस प्राइवेट कंपनीज हैं या नहीं। जैसे लैंसर एंड टर्बो हो गया, जेन टेक्नोलॉजी हो गया जो सिमुलेटर्स और ड्रोन्स में काम कर रहे हैं, काइनस टेक्नोलॉजी हो गया जो सेमीकंडक्टर में काम कर रही है, या कुछ पीएसयू कंपनीज हो गई। इनके ऊपर नजर बना के जरूर रखिए। खासकर एक कंपनी के ऊपर नजर बना के जरूर रखिए जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, हर बार बोलता हूँ, बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। याद रखिए हर बड़ी ग्लोबल बैड न्यूज के बाद इस कंपनी में 5 से 10% की गिरावट होती है। वो एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर एग्जिट का सिग्नल नहीं है। ये कंपनी ऐसी है। बाकी आप किस तरह से देखते हैं इस खबर को कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे इस चैनल पे आपको डिफेंस, सेमीकंडक्टर, शिप बिल्डिंग सेक्टर से रिलेटेड इसी तरह से अपडेट मिलती रहती है। हम आपको बताते हैं कि भाई ओवरऑल मार्केट में चल क्या रहा है, फोमो क्या है, कौन सी वो हिडन बातें हैं जो हमें ध्यान रखकर चलनी है, और हर न्यूज पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। मिलते हैं गाइस किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।